आइए आज आगे देखेंगे सामाजिक विज्ञान का इतिहास, जिसमें अध्याय 10 उपनिवेशवाद। इसको समझेंगे कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है, उपनिवेशवाद के अंतर्गत कौन कौन देश शामिल हुए थे और उन्होंने किस तरीके से संघर्ष कर व स्वतंत्रता हासिल किया। उपनिवेशवाद, जैसा कि 15 अगस्त सन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसे हम ऐतिहासिक दिन भी मानते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत देश जो है ब्रिटिश हुकूमत से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वह 15 अगस्त 1947। 4 जुलाई सन 1776 को भी अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और वह प्रतिवर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन दुनिया के अधिकांश देश इसी तरह किसी न किसी दिन अपनी आज़ादी दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, वह आज़ाद हुए और स्वतंत्र हुए, जिसकी सहायता से वे क्या करते हैं, इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, जिसमें यूरोप के देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई देशों को अपने अधिकार में रखा, या फिर किस तरीके से वह अपने अधिकार में रखा था। जैसा कि देखा जाए तो समाज जो है विज्ञान की दो अवधारणाओं, जिसमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समझना क्या है, आवश्यक माना गया है, महत्वपूर्ण है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और उससे देश के संसाधनों को अपने फायदे के लिए क्या करता है, उपयोग करता है, तो वह देश साम्राज्यवादी देश और अधीनस्थ देश के उपनिवेश कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि भारत पर ब्रिटेन का राज्य था, तो ब्रिटेन साम्राज्यवादी देश और भारत उनका उपनिवेश था। इस तरीके से उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे आमतौर में देखा जाए तो साम्राज्यवादी देश के उपनिवेशों के समाज और अर्थव्यवस्था को इस तरीके से पुनर्गठित करते हैं कि उनका दोहन वह कर सकें, और इसका परिणाम यह भी होता है कि जिससे उपनिवेशवाद के कारण गरीबी बढ़ती जाती है और उनके भी जो विकास के लिए पूंजी की कमी भी हो जाती है। इस तरीके से उपनिवेशवाद में विकास की प्रक्रिया में बाधा या समस्या अनेक उत्पन्न हो जाती हैं। यही नहीं, जैसे साम्राज्यवादी हैं तो साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों के लोगों की जो सोच और विचार पर क्या करते हैं, हावी हो जाते हैं, और वह उपनिवेशवाद के लोग अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने लगे और समय के साथ साथ वे क्या हो गए, उपनिवेशी समस्याओं का सामना करने लगते हैं। तो वह अनुभवों के से सीखकर भी स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वर्षों में देखा जाए, 300 वर्षों में, तो विश्व इतिहास कुछ विकसित देशों के द्वारा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो महाद्वीप के देश को अपना उपनिवेश बनाने तथा इन उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, और इस पर कई इकाइयों पर अध्ययन किया गया है। उसके बाद दक्षिण में पूर्व एशिया, चीन, भारत और अफ्रीका जो उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के बारे में अगर तुलना करें तो इसे समझा भी जा सकता है। आइए आगे देखते हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, जिसमें नई धरती की खोज के बारे में। जैसा कि भारत की जब खोज में कोलंबस नामक नाविक स्पेन से जब 3 जहाज़ों के साथ निकला और सन 1492 में अटलांटिक महासागर को पार करके जब अमेरिका के निकट द्वीप समूह पहुँचे, तब क्या हुआ था, कोलंबस ने सोचा कि वह भारत पहुँच गया, और उसने क्या किया था, उन द्वीपों को इंडिज और वहाँ के लोगों को इंडियन कहा। आज हम इन द्वीपों को वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन समय के साथ यह पता चला कि एक नया महाद्वीप है, भारत नहीं। लेकिन फिर भी अमेरिका के मूल निवासियों को आज हम रेड इंडियन कहा गया है। हम जानते हैं इंडियन के नाम से क्या है, प्रसिद्ध हुए हैं। जैसा कि दक्षिण अमेरिका पर कब्जा,
जब कुछ वर्षों में यूरोपीय नाविक ने पूरे अमेरिका महाद्वीप के तट पर जब यात्रा करना शुरू कर दी तो क्या करते थे, इस महाद्वीप में अमेरिका नाम दिया गया। लेकिन इस नई भूमि पर जब कब्जे की संभावना थी तभी स्पेन ने पेशेवरों या सेनापतियों को आकर्षित तो किया, लेकिन पेशेवर सेनापति यश और धन कमाने के लिए क्या कर रहे थे, अपनी सेना तैयार करके स्पेन के राजा अमेरिका ने उसकी ओर एक नए क्षेत्र को क्या कहे, सेनापति यश के रूप में तैयार किया। लेकिन वे अमेरिका ने अपने लिए ज़मीन पे बड़े टुकड़े क्या कर दिए, घेरना चाहते थे ताकि वह खेती व पशुपालन किया जा सके। और उन दिनों क्या थे, जो यूरोप में आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी जिसमें ज़मीन की कमी थी, ऐसे में एक पूरा महाद्वीप बसने के लिए क्या करते थे, मिले तो क्या कहा जा सकता था, तो उसके लिए वह ज़मीन की व्यवस्था करना चाहते थे। जैसे कि अमेरिका एक आकर्षक तो था, लेकिन उन दिनों क्या करते थे, यूरोप में सोना चांदी का अभाव था और अफवाह फैली थी कि जो अमेरिका के बेशुमार भंडार और खाने जो हैं, जिसमें योद्धा और सेनापति सोना चांदी लूटने की आशा से अमेरिका निकल पड़े, जिसमें जमीन और सोना चांदी के अलावा योद्धा के लिए एक प्रबल प्रेरणा थी। वे मानते भी थे कि वे अमेरिका के असभ्य लोगों के बीच ईसाई धर्म फैलाएं और रोमन कैथोलिक चर्च के ने योद्धाओं के साथ कई विशेष पादरियों को भी अमेरिका भेजा ताकि वे वहाँ के लोग को क्या कर सकते थे, धर्मांतरण कर सकें। अगला देखते हैं, जिसमें अमेरिका के दो महान साम्राज्य, जिसमें एक था इनका साम्राज्य जो इंडिज पर्वतमाला के दक्षिण में था, वह वर्तमान में पेरू एवं चिली देश के हिस्से में है। और दूसरा है अजटेक जो मैक्सिको में स्थित है, बाकी देशों के संपर्क में नहीं होने के कारण वहाँ की तकनीकी का विकास अलग था। वहाँ ना लोहे का उपयोग होता है, ना पहियों वाली गाड़ियों का उपयोग होता है, ना घोड़े का, ना गाय का, ना तोप, ना बंदूक। वे लोग हल चलाकर खेती नहीं करते और ज़्यादातर कुदाल की खेती करते हैं, जिसे विभिन्न तरह के अनाज जैसे मक्का, सब्जी और मिर्ची, मटर, टमाटर, कद्दू, आलू इत्यादि को उगाते हैं। लोग छोटे गांवों में रहते हैं जहां आमतौर पर क्या करते हैं, सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार तो होते हैं, लेकिन गांव के लोग राजाओं के अभिजात्य लोगों से मांगने पर बेकार करनी पड़ती थी। और वहाँ के पुजारियों का काफ़ी महत्व था क्योंकि वे सूरज आदि की पूजा करते थे और समय समय पर जानवर व पशुओं को भी बलि चढ़ाते थे। जब पुर्तगाल के नाविक कोलंबस की तरह भटकते हुए जब ब्राज़ील के तट पर पहुँचे तो वे ब्राज़ील प्रदेश में कोई स्थानीय राज्य नहीं था। वहाँ केवल कई शिकारी कबीले रहते थे, जिससे पुर्तगालियों ने उस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया और स्पेन की तरह वहाँ के लोगों को बसाकर खेती करने का भी प्रयास किया गया था। विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। जैसा कि जब स्पेन के पास अमेरिका में स्पेन की भूमि पर कई गुना भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन कब्जे में था, तब वे क्या करते थे, एक तरफ इन क्षेत्रों में जंगलों को साफ कर खेती तो करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर वह जो भूभाग में फैली खनिजों की संपदा को, खासकर जैसे सोने चांदी का खनन था, उनका भी उपयोग करने की कोशिश शुरू की गई, क्योंकि इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के लिए भी स्पेनी विजेताओं ने स्पेन और यूरोप में अन्य हिस्सों से लोगों को आकर क्या किए, बसने लगे, जिससे जल्द ही अमेरिका के पूर्वी तट पर बहुत सी यूरोपीय बस्तियां बसने लगी। और साथ ही साथ इन यूरोपीय जो लोगों में ज़्यादातर लोग क्या थे, छोटे किसान और खेती हर मजदूर तो थे, लेकिन बेहतर जिंदगी की तलाश में वे क्या करना चाहते थे, अमेरिका आए और जंगल को साफ कर खेती के लायक बनाए और खेती करना भी शुरू किए, जिससे मानव श्रम की आवश्यकता तो थी। इसके लिए अमेरिका के मूल निवासियों ने जो बेकार गंवाई जाने वाली ज़मीनें थी उसका उपयोग किया और प्रत्येक गांव में अपने युवाओं को स्पेन लोगों के खेती एवं खदानों पर काम करने के लिए कई महीनों के लिए भेजना पड़ता था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या था, ज़्यादातर स्थानीय जो निवासी थे वह धीरे धीरे बेकार, युद्ध और महामारी की चपेट में तो आने लगे, जिससे अमेरिका अब
तक बाकी देशों से संपर्क में तो नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग जो थे एशिया और यूरोप में बीमारियों की आदि तो नहीं थे, लेकिन उनका विशेष जो प्रतिरोध है करने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण वे चेचक जैसी बीमारी महामारी जो है इनका सामना करना पड़ा। और मेक्सिको की आबादी जो 1519 में लगभग 2.5 करोड़ थी, अब वह सन 1568 में कम होकर 26 लाख रह गई हैं। इस तरीके से पेरू की आबादी 1532 में 90 लाख से कम होकर 1570 में 13 लाख हो गई हैं। यानी जहाँ 100 लोग रहते हैं वहाँ केवल 10-15 लोग ही बचे। जैसा कि अगला है, लैटिन अमेरिका का नाम कैसे पड़ा, है ना। तो यहाँ पे जब अमेरिका महाद्वीप की दक्षिणी भाग पर मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस देशों का आधिपत्य स्थापित हुआ, जबकि वहाँ पे उत्तरी अमेरिका पर इंग्लैंड का राज्य तो बना, लेकिन स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस की जो भाषाएं मूलतः लैटिन भाषा से निकली हैं, अतः इन्हें लैटिनो भाषा कहते हैं। चूँकि दक्षिणी अमेरिका जो है लैटिनो भाषी संस्कृतियों का प्रभाव क्षेत्र था, लेकिन यहाँ इसे लैटिन अमेरिका कहा गया। इससे विपरीत उत्तरी अमेरिका पर अंग्रेजी का वर्चस्व अत्यधिक था। जब बड़े भूभाग में मानव श्रम की पूर्ति के लिए अफ्रीका के बड़े पैमानों पर दासों को लाया जाता था, जैसे जैसे यूरोपीय लोग अमेरिका में नए इलाकों पर अपना अधीन स्थापित किए, वैसे वैसे अफ्रीका के दासों व्यापार पर भी अधिक वृद्धि हुई, जिसमें अटलांटिक दास व्यापार जो 1451 सन 1870 तक चला। इस बीच लगभग 1 करोड़ अफ्रीकी गुलाम बलपूर्वक अमेरिका लाए और इन्हें स्पेनिश अमेरिका में 16 लाख, ब्राज़ील में 36 लाख, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटिश उपनिवेश में 20 लाख, फ्रांसीसी कबीलाई क्षेत्र में 16 लाख गुलाम बनाए गए थे। इस प्रकार अमेरिका के महाद्वीप में एक मिश्रित आबादी भी रहने लगी, जिससे मूल निवासी इंडियन, अफ्रीकी तथा यूरोपीय लोग सम्मिलित थे। कई यूरोपीय लोगों ने अपना नस्ली पहचान को बनाए रखने के लिए यह प्रयास किया, लेकिन समय के साथ लोगों की संस्कृति परस्पर आदान प्रदान होने लगी और वहाँ के मूल निवासियों ने प्रायः कैथोलिक ईसाई को अपना लिए। और हालांकि कई मूल निवासियों ने अभी भी अपनी पारंपरिक रीतियों को बनाए रखा, जैसा कि जब स्पेन के शासकों द्वारा अमेरिका में कब्जे वाले भूभाग को बड़ी बड़ी जागीरों में बांटा, वहाँ जागीरों का स्थानीय यह था कि जो निवासी में बेकार करनी पड़ी थी, और ऐसे जागीरों में राजा विभिन्न विजेताओं, सेनापति स्पेन उच्च वर्ग के लोग को क्या चाहते थे, उपभोग करने के लिए देते थे। और इन जागीरों ने उनके मालिक अफ्रीकी दासों, स्थानीय जनजाति और स्पेन के लोगों के अंतर्गत यह छोटे किसानों और चरवाहों से खेती करवाने के लिए किया गया। लेकिन साथ ही साथ अफ्रीकी दासों का स्थानीय जो जनजाति का मेहनत से इन भूभाग पर खेती और पशुपालन खूब विकास हुआ, लेकिन जल्दी ही यह भूभाग जो है यूरोप को शक्कर और मांस का निर्यात करने लगा था। शासन एवं सामाजिक संरचना। जैसा कि जब स्पेन साम्राज्य का नियंत्रण स्पेन स्थित परिषद द्वारा होता था, यहाँ परिषद स्पेन से अमेरिका की प्रशासन के लिए उच्चतम क्या थे, अधिकारों को भेजी जाती थी, जिससे स्पेन मूल के होते थे और स्पेन अभिजात वर्ग के सदस्य भी माने जाते थे। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो अमेरिकी उपनिवेशवाद जो है समाज कि वे लोग आते हैं जो मूलतः स्पेनी लेकिन अमेरिका में बस गए, जिनका जन्म लैटिन अमेरिका से तो हुआ, और इसमें स्पेनी की मूल जमींदारी और अन्य जो सामाजिक रहते हैं उससे यह होता है कि इसमें समूह के अंतर्गत शामिल किया गया और इस समूह को क्रियोल कहा जाता था। और ये लोग उपनिवेशी शासन व्यवस्था में राजनीतिक रूप से क्या करना चाहते थे, महत्वपूर्ण पदों तक नहीं जा सकते थे। तब वे मुख्यतः खेती, पशुपालन, व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग धंधे आदि करते थे। जब इसके नीचे मेस्टिजो होते थे तो यहाँ के जो समूह
या यूरोपीय अमेरिका मूल निवासियों की मिश्रित संतानों का था और इसके भी नीचे जो मुलाटो होते थे और उनकी जो यूरोपीय और अफ्रीका दासों के मिश्रित समूह थे जिसका मुख्य काम था मजदूरी कर। इस तरह यह देखा गया कि जो अफ्रीकी दास होते थे जिन्हें तरह तरह की शारीरिक श्रम के काम करने पड़ते थे और उन्हें कोई अधिकार नहीं थे, उनके मालिक उनसे मनमाना व्यवहार करते थे। जो लोग स्पेन में आकर अमेरिकी उपनिवेशों की हुकूमत चलाते हैं वे उपनिवेश की हर तबके के लोग दुखी थे, क्योंकि स्पेन में जो कुछ समय के लिए आए लोग जो तेजी से पैसे कमाकर स्वदेश लौट गए या कोशिश कर रहे कि वे अमेरिका में रहने वाले स्पेनी अफ्रीका के मूल निवासियों की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान न दें, जिससे क्रियोल समूह के लोग क्या हो गए, धनी और शिक्षित तो थे, बाकी उपनिवेशी समाज को नेतृत्व करना चाहते थे। स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेश का दोहन लैटिन अमेरिका देशों पर शासन करने लगा, जिससे स्पेन में स्थित परिषद के पास रहता था। जब परिषद का उद्देश्य यह था कि भूभाग में प्राकृतिक संसाधन की व्यवस्थित दोहन जिससे स्पेन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। पर अमेरिका में जब किसान और ज़मींदार व्यापारिक फसल जैसे गन्ना कपास उत्पादन करते थे, तब किसान अपनी फसल का उत्पादन कर लेते थे तो उन्हें अपनी फसलों को केवल परिषद द्वारा निर्धारित स्पेनी जो व्यापारी रहते हैं को ही सस्ते में बेचना होता था और इससे खेती से होने वाली फायदे की रकम किसानों के पास जमा नहीं हो पाती। इस कारण वे किसान क्या करते थे, खेती की उन्नति में जो पूंजी नहीं लगा पाते थे और फलता मूलतः उसे भूभाग पर कृषि पर आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। इस तरीके से लैटिन अमेरिका खदानों से जो निकालने वाले सोने चांदी और धातुओं पर राजा का अधिकार माना जाता था, तो वहाँ के राजाओं के द्वारा स्पेन भेज दिया जाता था। लैटिन अमेरिका के खदानों से जो निकली धातुओं का उपयोग स्पेन में तो होता था, लेकिन उपनिवेशों में किसी भी तरह के उद्योग धंधों का विकास नहीं होने दिया। कोशिश यह रहती थी कि सभी वस्तुओं की आपूर्ति स्पेन से किया जाए। स्पेनी उपनिवेशवाद की विरुद्ध संघर्ष। यूँ तो देखा जा सकता है कि जब स्पेनी हुकूमत के खिलाफ कई संघर्ष और विद्रोह किए, जिसमें खासकर मूल निवासियों व अफ्रीकी दासों द्वारा, लेकिन वे असफल रहे। इस बीच क्या हुआ था, उपनिवेशों की सभी तबके के लोगों को स्पेन के शासन से परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि लैटिन अमेरिका जो है रहने वाले यूरोपीय मूल निवासी के लोग नए लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचार के रूप से परिचित थे, जिसने 1776 में अमेरिका क्रांति और सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से लैटिन अमेरिका के देश प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए नई कोशिश शुरू की, जैसे हैती। तब क्या हुआ था, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा सफल विद्रोह फ्रांस की एक उपनिवेश थी, क्योंकि हितवीर ने सन 1791 में ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी क्रांति को जो प्रेरित होकर करीब 1 लाख अफ्रीकी दासों ने विद्रोह कर दिया और एक भूतपूर्व गुलाम जिसने तानसो ओवरचूर ने विद्रोह सेना का सफल नेतृत्व किया था और इसके बाद दास प्रथा को हमेशा रखा। लेकिन इसके लिए दास प्रथा को समाप्त भी तो किया, लेकिन सभी दासों को मुक्ति नहीं मिल पाई थी। इस तरीके से 1802 में जब हैती और फ्रांस के बीच समझौता हुआ, जिसमें नेपोलियन की अधिकारों ने तोन्सा ले ओवरचूर को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और उसे बंदी बनाकर फ्रांस भेज दिया गया था, जहां उनका देहांत हो चुका। और फिर वे लोगों ने संघर्ष जारी रखा कि सन 1804 में हैती ने अपने आप को मुक्त कर लिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र भी बन गया था। इस तरीके से यह विश्व इतिहास का पहला दास विद्रोह हुआ था, जिससे यह सफल भी मिली थी।
लैटिन अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। जब हैती के विद्रोह के बाद स्पेनी लैटिन ने जब अमेरिका में भी सन 1811 में विद्रोह शुरू किया तो इनका नेतृत्व ज़्यादातर क्रियोल समूह के लोग थे और इनके मुख्य रूप से जिसमें सिमोन वालीबार और जोन्स मार्टिन ने। आपको यह याद होगा कि जिसमें क्रियोल लैटिन समूह अमेरिका में सबसे कम शोषित समूह थे, जो बहुत से क्रियोल यूरोपीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके आए हुए थे और वह आधुनिक लोकतांत्रिक विचार से परिचित थे।